नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के इस ताजा एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के जीव जिस ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रहते हैं उसकी आधी मात्रा समंदरों में बनती है। अगर ये महासागरों की बचाने की काफी वजह नहीं है तो भला और क्या हो सकती है। आज के एपिसोड में हम आपको देंगे जानकारी महासागरों को बचाने की कवायद की। इसके अलावा आपके लिए अगले आधे घंटे में लेकर आएंगे देश और दुनिया में विज्ञान की ताजा हलचल। लेकिन उससे पहले एक नजर इस हफ्ते विज्ञान की सुर्खियों पर। भारत में आयोजित हुई विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस, दुनिया भर के जानकारों ने सुझाए समंदरों की संपदा को बचाने के तरीके। आकाश से लेकर मंगलयान तक भारतीय विज्ञान सम्मेलन और प्रदर्शनी में दिखा भारतीय वैज्ञानिकों का दम। लखनऊ में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का समापन, बहुप्रतीक्षित बीवर पुरस्कारों का ऐलान। भारतीय वैज्ञानिकों की नई खोज से बदल सकती है विमानन क्षेत्र की तस्वीर। हैरत अंगेज गुणों वाली हल्की धातु से मुमकिन हो सकेगी सस्ती हवाई सैर। कार्यक्रम में हम खोलेंगे दिमाग की गहराइयों में छिपे राज। वैज्ञानिकों ने खोजा नींद प्यास के पीछे का विज्ञान। इसके अलावा खोज खबर सेगमेंट में आपको बताएंगे टीकाकरण क्यों है इतना जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। पृथ्वी पर मिलने वाले पानी में से 97% महासागरों में ही समाया है। इस हकीकत से भला कौन वाकिफ नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी जिंदा प्राणी जिस ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रहते हैं उसमें से आधी इन्हीं समंदरों में बनती है। जी हाँ, महासागर सिर्फ एनिमल प्रोटीन का ही खजाना नहीं है बल्कि धरती की सबसे बड़ी लाइफलाइन है। लेकिन बढ़ती औद्योगिकीकरण के असर से जिंदगी देने वाले ये महासागर आज खुद दम तोड़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर दुनिया में पहली बार विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पिछले हफ्ते कोची में हुआ। इसमें समंदरों को सहेजने के लिए किन उपायों पर गौर हुआ, आइए देखते हैं। हमारी धरती के करीब 3/4 हिस्से में सिर्फ समंदर है और अगर ये ना हो तो तमाम जीव जंतुओं और वनस्पतियों का वजूद संकट में पड़ जाएगा। भोजन से लेकर खनिज और तेल तक इंसानी जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरतें भी समंदर से ही पूरी होती हैं। लेकिन हम इंसान जीवन ऊर्जा के इस सबसे बड़े स्रोत का कितना ख्याल रखते हैं। बीते कुछ सालों से समुद्री इलाकों में बढ़ते कारोबारी इस्तेमाल की वजह से कई गंभीर मुश्किलें खड़ी होने लगी हैं। मछली पालने का धंधा चौपट होने लगा है और बड़ी तादाद में मछुआरे और तटीय इलाके के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। इतना ही नहीं, सदाबहार वनों का दायरा भी सिमटने लगा है, जिसके चलते समुद्री इलाकों की संस्कृतियों और परंपराओं को भी नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके ग्लोबल वार्मिंग, ऑक्सीजन की कमी और अम्लीकरण जैसी समस्याएं समंदर के लिए और खतरनाक होती जा रही हैं। इंसानी करतूतों की वजह से मछलियों के कई कारोबारी स्टॉक हाशिए पर पहुंच गए हैं और कई महत्वपूर्ण समुद्री प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में सवाल ये है कि समंदर को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम समंदर पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा क्या करें कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर समुद्री संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। भारत में पहले विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की गई। यह सम्मेलन 5 से 8 फरवरी तक कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। इसका आयोजन स्वदेशी विज्ञान आंदोलन, विज्ञान भारती और केरल विश्वविद्यालय के मत्स्य पालन और समुद्री अध्ययन शाखा की ओर से किया गया। भावी पीढ़ियों के लिए महासागरों की रक्षा और ब्लू इकोनॉमी जैसे नारों पर आधारित ये सम्मेलन 4 दिन चला, जिसमें दुनिया भर से आए समुद्र विज्ञानियों और पर्यावरणविदों ने भाग लिया। इस दौरान 4 मुख्य सत्र और 13 तकनीकी सत्र हुए। साथ ही कई प्रदर्शनियां भी लगाई गईं। इसके अलावा शिपिंग और समुद्री संसाधनों पर एक गोल मेज बैठक हुई और देश भर के मछुआरों ने भी एक बैठक में भाग लिया।
समंदरों को बचाने पर बात हुई तो देश के एक दूसरे तटीय राज्य में दिखा भारत की सेना और तकनीकी ताकत का दमखम। कहां और कैसे, आइए देखते हैं। स्वदेश में बनी आकाश और ब्रह्मोस मिसाइलें, युद्धक टैंक अर्जुन, 3D रेडार, मंगल ग्रह की परिक्रमा के मॉडल, मंगलयान, बम निरोधक रोबोट और PSLV GSLV के प्रक्षेपण यान। गोवा में हुए चौथे भारतीय विज्ञान सम्मेलन और प्रदर्शनी के दौरान ये सभी लोगों के जबरदस्त आकर्षण और कौतूहल का केंद्र बने रहे। खासकर छात्रों और दूसरे प्रतिभागियों के बीच इन्हें लेकर काफी जिज्ञासा और उत्साह नजर आया। देश में ऐसे कई सामाजिक और आर्थिक मसले हैं जिनका समाधान इनोवेशन के जरिए संभव है और भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसी कई सफलताएं हासिल की गई हैं जिनसे इन समस्याओं को कारगर तरीके से दूर किया जा सकता है। चौथे भारतीय विज्ञान सम्मेलन और प्रदर्शनी में मौजूद विश्व बिरादरी भी भारत की इस वैज्ञानिक ताकत की गवाह बनी। गोवा में 5 से 8 फरवरी तक ये विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। 4 दिनों तक चली ये प्रदर्शनी विज्ञान भारती की मदद से गोवा विश्वविद्यालय की ओर से लगाई गई। इस प्रदर्शनी का विषय था इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इसका मकसद विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी जानी मानी हस्तियों को एक साथ लाना है ताकि उनकी उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाया जा सके। इस एक्सपो में कई अलग अलग मुद्दों पर कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित की गईं। साथ ही अलग अलग प्रौद्योगिकी पर आधारित कई प्रदर्शनियां भी लगाई गईं, जिनमें निवेशकों और खरीदारों के साथ साथ छात्र भी पूरी दिलचस्पी के साथ शरीक हुए। इस दौरान DRDO, इसरो, CSIR, ICMR और R&D समेत कई निजी संगठनों की भी प्रदर्शनियां शामिल की गईं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में भीड़ जुटी। वहीं लखनऊ में 5वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म मेले का समापन हुआ। हर बार की तरह इस बार भी फेस्टिवल में विज्ञान के चाहने वालों के साथ फिल्मों की कई नामचीन हस्तियां भी जुटी। राष्ट्रीय विज्ञान चलचित्र मेले के नाम से भी मशहूर इस इवेंट में विज्ञान से जुड़ी कई फिल्में शोकेस की गईं। साथ ही प्रतिष्ठित बीवर अवार्ड्स का भी ऐलान किया गया। इस साल की राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव और प्रतियोगिता लखनऊ में हुई। विज्ञान प्रसार की ओर से आयोजित इस महोत्सव के अंत में बीवर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके लिए 9 सदस्यों की जूरी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने की। इस दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर आधारित करीब 64 फिल्में दिखाई गईं। साइंटिफिक टेम्पर अपनाएं, रेशनैलिटी अपनाएं, चीजों को पहले जानें उसके बाद मानें। जो क्वेश्चनिंग की बात की मुजफ्फर अली साहब ने, और जो सोचें और साइंस को कम्युनिकेट करें, कुछ यही ऑब्जेक्टिव है इस साइंस फिल्म फेस्टिवल का, जो प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर थ्रू साइंस फिल्म्स। इन फिल्मों को अलग अलग विषय और दर्शक समूह के आधार पर A, B, C, D और E 5 वर्गों में रखा गया। इसके तहत जिन फिल्मों को गोल्डन बीवर पुरस्कार दिए गए उनके नाम हैं रिडेम्पशन, अ रेड स्टोरी फ्रॉम इंडिया, कम एंजॉय द नेक्टर, विद द एलिफेंट्स, अ जर्नी थ्रू स्पेस एंड टाइम और साइंस बिहाइंड मिरेकल्स। इसमें A, B और C कैटेगरी के तहत गोल्डन बीवर अवार्ड्स में 1-1 लाख की नकद राशि दी गई, जबकि D और E कैटेगरी की फिल्मों को 50-50 हजार के नकद पुरस्कार दिए गए। जिन फिल्मों को सिल्वर बीवर अवार्ड्स दिए गए उनके नाम हैं राजेंद्र कुंडापल्ली की फिल्म व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्लीप, जितेंद्र सिंह की इंसेक्ट्स दैट ग्लो, PC अंटो की फ्लोइंग फॉरएवर, संदीप पांडुरंग मणि की रिपेन और वर्षा शंकर और श्रेया मोहन की फिल्म हाई डू आई सी। सिल्वर बीवर अवार्ड्स के तहत A, B और C कैटेगरी की फिल्मों के लिए
50-50 हजार के नकद पुरस्कार दिए गए, जबकि डी और ई कैटेगरी की फिल्मों को 30-30 हजार की नकद राशि से सम्मानित किया गया। इनके अलावा ब्रॉन्ज बीवर अवार्ड्स के लिए जिन फिल्मों को ए, बी और सी कैटेगरी में रखा गया, उनके नाम हैं बी त्रिकांताचार्य की फिल्म मदर वास्प, एम.एन. चिक्कमुनियप्पा की बर्ड्स ऑफ माय यार्ड और जी.एस. उन्नीकृष्णन की फिल्म ब्रीड्स ऑफ वेल्थ। डी कैटेगरी में ब्रॉन्ज अवार्ड फैजुल उल फरीजा की फिल्म ह्यूमन आइलैंड और विवेक सिंह के फिल्म लव स्टोरी को संयुक्त रूप से दिया गया, जबकि ई कैटेगरी के तहत अपूर्वा श्री और श्रुति कुमार की फिल्म माय किचन साइंस को ब्रॉन्ज बीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बार बीवर अवार्ड्स के तहत तकनीकी उत्कृष्टता के लिए छायांकन, संपादन, ग्राफिक्स एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट के अलावा साउंड रिकॉर्डिंग और डिजाइन की कैटेगरी में 4 विशेष पुरस्कार दिए गए। स्पेशल जूरी अवार्ड की होड़ में नल्ला के निर्देशन में बनी फिल्म टाइगर्स रिवेंज ने बाजी मारी। इसके अलावा सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंटिस्ट्स की ओर से 3 फिल्मों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सभी पुरस्कार जूरी के सदस्यों और विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर गोपी चंद्रा की ओर से दिए गए। डिग्री के तापमान पर कोई आंच नहीं, सैकड़ों फीट की ऊंचाई से गिरकर खरोंच भी नहीं। ऐसा सिर्फ सुपर एलॉयज की दुनिया में ही होता है। खास गुणों वाले सुपर एलॉयज यानी मिश्रित धातुओं का इस्तेमाल पहले से विमानों, समुद्री जहाजों और पनडुब्बियों में होता रहा है, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है ऐसा सुपर एलॉय जो एविएशन इंडस्ट्री को और ऊंचाई तक ले जा सकता है। आसमान में उड़ने का इंसान का सपना पहली बार सन 1903 में पूरा हुआ। उसके बाद एविएशन यानी विमानन का क्षेत्र इतना बढ़ा कि ये इतिहास के सबसे कामयाब कारोबारों में शुमार हुआ। एविएशन इंडस्ट्री की तरक्की में सबसे बड़ी छलांग साबित हुई हाई परफॉर्मेंस सुपर अलॉयज की खोज। सुपर अलॉयज वो मिश्रित धातुएं हैं जो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी नहीं पिघलती। इन्हें एयरक्राफ्ट्स और जंबो जेट्स के इंजन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा सुपर अलॉयज को बनाने में निकल धातु का इस्तेमाल होता है। ऊंचे तापमानों को झेलने के लिए इस पर एक खास परत चढ़ाई जाती है, लेकिन सुपर अलॉयज सल्फर के साथ संपर्क में आने पर टूटने लगते हैं। इसलिए विमानों में सल्फर की बेहद कम मात्रा वाले हाई ग्रेड ईंधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये ईंधन न सिर्फ महंगा होता है, बल्कि इसे विमान तक पहुंचाना भी आसान नहीं है। हाई ग्रेड ईंधन से ऊर्जा पैदा करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो भी कठिन होती है, मगर बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिक एक बेहतर विकल्प लेकर आए हैं। प्रोफेसर कमानियो चट्टोपाध्याय की अगुवाई वाली टीम ने जो सुपर अलॉय बनाया है उसमें निकल के बजाय कोबाल्ट धातु का इस्तेमाल किया गया है। खास भीतरी बनावट वाले हवाई इंजन्स इन सुपर अलॉयज के इस्तेमाल से सस्ते ईंधन पर चल सकते हैं। ये सुपर अलॉयज तापमान और रासायनिक प्रक्रियाओं को भी ज्यादा हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी ये न सिर्फ निकल आधारित सुपर अलॉयज से ज्यादा मजबूत हैं, बल्कि इन पर सल्फर का भी कोई असर नहीं होता। इस सुपर अलॉय से बने एरो इंजन्स में पैदा होने वाले मुश्किल से मुश्किल तापमान और दबाव को ज्यादा बेहतर तरीके से सह सकते हैं, और वो भी हवाई सफर के खर्च को कम करते हुए। जाहिर है कि मंडराते ईंधन संकट के बीच डोलते एविएशन सेक्टर के लिए ये खोज वरदान साबित हो सकती है और ऐसे करोड़ों लोगों को आसमान की सैर करा सकती है जिनके लिए हवाई सफर आज भी एक सपना है।
जल ही जीवन है, ये किसे नहीं पता। लेकिन हमारा दिमाग पानी की जरूरत का ध्यान कैसे रखता है? हमें कब और कैसे प्यास लगती है? प्यास पर दिमाग के किस हिस्से का बस चलता है? बरसों से जेरे बहस इन सवालों पर एक ताजा रिसर्च ने रोशनी डाली है। शरीर का कंट्रोल सेंटर यानी दिमाग आज भी वैज्ञानिकों के लिए राज ही है। बाकी अंगों के मामले में विज्ञान की समझ ने लंबी छलांग लगाई है, लेकिन जो अंग इंसान को धरती का सबसे कामयाब जीव बनाता है, उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैज्ञानिकों को इतना तो पता है कि दिमाग के अलग अलग हिस्से शरीर के अलग अलग कामों को अंजाम देते हैं, मगर भूख और प्यास जैसी बुनियादी जरूरतें कहां से काबू होती हैं, इसके बारे में कम ही जानकारी है। शरीर का 70% हिस्सा पानी है और इसकी कमी का एहसास जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। कई दशक पहले हुए प्रयोगों से पता चला कि प्यास दिमाग के एक खास हिस्से हाइपोथैलेमस से पैदा होती है, लेकिन अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर चार्ल्स जुकर और उनके साथियों ने हाइपोथैलेमस का वो हिस्सा खोज लिया है जिसे कुछ लोग प्यास का बटन कह रहे हैं। साइंस पत्रिका नेचर में छपी इस रिसर्च के मुताबिक हाइपोथैलेमस के एक हिस्से में 2 अलग अलग तरह के नर्व सेल्स प्यास को नियंत्रित करते हैं। इनमें से एक तरह के नर्व सेल्स पानी पीने की इच्छा पैदा करते हैं, जबकि दूसरे सेल्स प्यास बुझने का संदेश देते हैं। डॉक्टर जूकर के प्रयोग में पहले चूहों के नर्व सेल्स में रोशनी के लिए संवेदनशील प्रोटीन को तैयार किया गया। जब प्यास पैदा करने वाले नर्व सेल्स से नीले रंग की लेजर बीम को गुजारा गया तो चूहे पानी पीने लगे। दूसरी तरह के नर्व सेल्स पर इस एक्सपेरिमेंट ने उल्टा असर किया। प्रयोग का असर उन चूहों पर भी हुआ जिन्हें पहले से पानी पिलाया गया था, जबकि प्यास बुझाने वाले नर्व सेल्स को जागृत करने के बाद ऐसे चूहों ने भी पानी नहीं पिया जो प्यासे थे। 21वीं सदी के सैनिक तैयार करने से लेकर स्पेस ट्रेवल तक ही इस खोज के मायने नहीं है। ऐसी सदी में जब जल संकट इंसानी सभ्यता पर मंडराने वाले सबसे बड़े खतरों में से एक है, प्यास की समझ हमारे लिए बड़े काम की साबित हो सकती है। प्रोग्राम में जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। तो देश और दुनिया में विज्ञान के मामले में क्या कुछ हो रहा है खास, आइए डालते हैं एक नजर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण का संदेश फैलाने के लिए गुवाहाटी में दर्जनों लोग बाइक्स पर निकले। 8 फरवरी को आयोजित हुई इस बाइक रैली का आयोजन रॉयल एनफील्ड और राइनो राइडर्स क्लब ने मिलकर किया था। रैली में शामिल 50 से ज्यादा बाइकर्स ने राइनो विल लिव के संदेश वाली टी शर्ट पहनी थी। एक सींग वाले गैंडे की प्रजाति सिर्फ असम में मिलती है और इस किस्म के बहुत कम गैंडे अब बचे हैं। दुनिया के मशहूर आविष्कारक और इंजीनियर रॉबर्ट लैंगर को इंजीनियरिंग का क्वीन एलिजाबेथ पुरस्कार दिया गया है। लैंगर के नाम अब तक 1000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। उनके 1300 लेख भी अब तक छप चुके हैं। क्वीन एलिजाबेथ पुरस्कार को इंजीनियरिंग के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। पुरस्कार के तहत विजेता को 10 लाख ब्रिटिश पाउंड्स का पुरस्कार दिया जाता है। लैंगर को ये पुरस्कार ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के डिजाइन विकसित करने के लिए दिया गया है। 4 फरवरी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रिसर्च और इनोवेशन में कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को विजिटर्स अवार्ड से नवाजा। शैक्षिक उत्कृष्टता और बेहतरीन काम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को बेस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजय चौधरी और डॉक्टर अमिता गुप्ता ने टीबी की जांच के लिए नया टेस्ट इजाद करने के लिए इनोवेशन अवार्ड जीता।
बेस्ट रिसर्च का पुरस्कार जामिया मिलिया इस्लामिया के थियोरेटिकल फिजिक्स के कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्च ग्रुप सेंटर को दिया गया। एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च के लिए बने इस ग्रुप में जामिया के प्रोफेसर एम सामी, प्रोफेसर सुशांत घोष, प्रोफेसर संजय झिंगन और प्रोफेसर अंजन आनंद सेन शामिल थे। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने खराब हो चुकी ब्लू रे डिस्क का नया इस्तेमाल खोजा है। इन वैज्ञानिकों के मुताबिक दर्ज जानकारी वाली ब्लू रे डिस्क्स सोलर स्पेक्ट्रम में रोशनी को बेहतर तरीके से सोख सकती हैं। इसलिए इनके इस्तेमाल से सोलर सेल्स की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। हाई डेंसिटी डेटा को स्टोर करने की क्षमता के कारण ब्लू रे डिस्क्स का इस्तेमाल हाई डेफिनेशन वाली फिल्में और टेलीविजन शो रिकॉर्ड करने के लिए होता है। कभी कभी एक आइडिया वाकई दुनिया बदल सकता है। साल 1796 में वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर के दिमाग में भी एक ऐसा ही आइडिया आया। जेनर ने देखा कि काउपॉक्स का शिकार होने वाले मरीज चेचक से बचे रहते हैं, लिहाजा चेचक का इलाज खोजा जा सकता है। हालांकि उस वक्त जेनर के समर्थक कम ही थे, लेकिन उनके इस ख्याल से ही दुनिया में इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण के जरिए बीमारियों को ठीक करने का विज्ञान पैदा हुआ। टीकाकरण की कहानी दुनिया की कुछ भीषण बीमारियों से इंसान की टक्कर की कहानी है। तो किस तरह काम करता है टीकाकरण और कौन सी बीमारियों से हमें बचा सकता है, देखिए अगले सेगमेंट खोज खबर में। इन्फेक्शन यानी संक्रमण के मामले में परहेज ही सबसे बेहतर इलाज है, लेकिन इन्फेक्शन फैलाने वाले कीटाणुओं के खिलाफ जंग इतनी आसान नहीं है। इन अदृश्य दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन्स यानी टीके। वैक्सीनेशन की इजाद को यूं ही स्वास्थ्य जगत में क्रांतिकारी बदलाव नहीं माना जाता। कई देशों से चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों को टीकाकरण अभियानों से ही साफ किया जा सका है। आज भी कई घातक बीमारियों के खिलाफ टीका ही हमारा सबसे बेहतर हथियार है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हम बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को ही सुरक्षित मात्रा में शरीर में डालते हैं। ये आमतौर पर कमजोर पड़ चुके या डेड बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं। इनके टीके के जरिए शरीर में पहुंचने के बाद शरीर का प्रतिरोधी सिस्टम इन्हें पहचान जाता है और भविष्य में ऐसे ही संक्रमण के खिलाफ तैयार हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि टीके हमारे शरीर को कीटाणुओं से लड़ना सिखाते हैं। टीकाकरण की प्रक्रिया में वैक्सीन को मुंह के रास्ते, इंजेक्शन के जरिए या फिर त्वचा और नसों के रास्ते दिया जाता है। एक वैक्सीन में मृत या कमजोर पड़ चुके रोगाणु हो सकते हैं। कुछ में इन रोगाणुओं से निकाला गया कोई प्रोटीन, रसायन या विष भी हो सकता है। कुछ वैक्सीन्स में इन्हीं से मिलता जुलता कोई मानव निर्मित केमिकल भी हो सकता है। हर उम्र के इंसान के लिए वैक्सीन्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि शिशु काल में ही वैक्सीन दिया जाए। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सी बीमारियां हैं जिनसे बचने के लिए जरूरी है कि जन्म के पहले 6 साल में ही वैक्सीनेशन हो। चेचक, गलघोटू रोग यानी डिप्थीरिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए और बी, फ्लू, मम्प्स यानी कंठमाला का रोग, काली खांसी, पोलियो, न्यूमोकोकल बीमारी, रोटावायरस, खसरा और टेटनस। कई ऐसी वैक्सीन्स भी होती हैं जो एक साथ कई बीमारियों से छुटकारा दिलाती हैं, मसलन डीपीटी, डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी से बचाता है। तो MMR वैक्सीन चेचक, खसरे और मम्प्स यानी कंठमाला के रोग के खिलाफ शरीर को तैयार करता है। 7 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन के जरिए जिन बीमारियों से बचाया जा सकता है वो हैं डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इन्फ्लुएंजा, चेचक, मेनिंगोकोकल बीमारी, काली खांसी, न्यूमोकोकल बीमारी, पोलियो, जर्मन खसरा, टेटनस और चेचक। बच्चों के लिए तो वैक्सीनेशन जरूरी है ही, लेकिन कई बार वयस्कों को भी इसकी जरूरत पड़ सकती है।
खासकर अगर कोई ऐसे देश में सफर करने जा रहा हो जहां टाइफॉइड, रेबीज, मलेरिया, पोलियो और पीले बुखार जैसी कोई महामारी फैली हुई हो। एक कारगर वैक्सीन को विकसित करना कोई आसान काम नहीं है। वैक्सीनेशन के तैयार होने के बाद इसके असर की कड़ी जांच होती है। किसी बीमारी के लिए वैक्सीन तैयार करने से पहले ये जरूरी है कि हमें उसके रोगाणु के जीन्स के बारे में पता हो। इसीलिए ऐसे रोगाणुओं से निपटना सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है जिनके जीन्स के कई प्रकार होते हैं या जिनके जीन्स आसानी से बदल जाते हैं। शायद एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सभी रोगाणुओं के जीन्स की कुंजी विज्ञान के हाथ में होगी। तब तक इन्फेक्शन से बचने के लिए परहेज करें और वैक्सीनेशन का फायदा उठाएं। और अब देखेंगे विज्ञान के इतिहास में क्यों दर्ज है इस हफ्ते की तारीखें। पेश कर रहे हैं अगला सेगमेंट इतिहास के पन्नों से। टेलीस्कोप खोजने वाले गैलीलियो गैलीली को भला कौन नहीं जानता। उनका जन्म 15 फरवरी 1564 में हुआ था। इसी टेलीस्कोप की मदद से गैलीलियो साबित कर पाए थे कि बाकी ग्रहों की तरह धरती भी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। मशहूर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस भी 1473 में इसी हफ्ते की 19 तारीख को पैदा हुए थे। कोपरनिकस पश्चिमी विज्ञान के ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने बताया कि धरती अपनी धुरी पर एक चक्कर को पूरा करने में 1 दिन का वक्त लगाती है और सूरज का एक चक्कर काटने में उसे 1 साल लगता है। 20 फरवरी 1873 का ही दिन था जब कोलकाता की सड़कों पर पहली बार ट्रॉम्स चली। सबसे पहली ट्रॉम आर्मीनियन घाट से सियालदाह के बीच चली थी। उस वक्त इसे पटरी पर 6 घोड़ों की मदद से खींचा गया था। भारत में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के जनक कहलाने वाले सर शांति स्वरूप भटनागर का जन्म 21 फरवरी 1984 में हुआ था। भटनागर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थापक और पहले महानिदेशक थे। ये दुनिया में अनुसंधान और विकास की प्रयोगशालाओं की सबसे बड़ी श्रृंखलाओं में से एक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के शुरुआती वक्त में डॉक्टर भटनागर का योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएगा। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें पोस्ट भी कर सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन विज्ञान और तकनीक की ताजा हलचल से आपको रूबरू करवाने के लिए अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, वैज्ञानिक सोच बनाए रखें। नमस्कार।